वेलकम टू एकेडमिक क्लास्टिक चैनल। आज हम लोग क्लास 10 स्पर्श की जो हिंदी की बुक है उसका चैप्टर 5 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई पर्वत प्रदेश में पावस, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इसमें प्रश्न अभ्यास में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तीसरा, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। चौथा, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। पांचवा, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। छठा, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। सातवां है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर बताना है, स्पष्ट करना है। तो पावस या वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति हर पल नया वेश ग्रहण करती है, मतलब हर पल बदलती है। इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। पहला जो है, बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। दूसरा है, पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन जो है वो पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति में आते हैं। ये कविता में इसी तरह बोला गया है कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, तो यही सारे परिवर्तन आते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी, मतलब के आकार के समान। करघनी जो है ये कमर में पहनी जाती है, ये एक आभूषण होता है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहा है क्योंकि ये जो करघनी होती है, करधनी, ये कमर में पहनी जाती है, गोल आभूषण होता है। जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। तो मेखलाकार शब्द का जो अर्थ है वो है करधनी के आकार के समान, ये कमर में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण करने के लिए किया है। सहस्त्र दीर्घ सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। किसका, दीर्घ सुमन का, सहस्त्र दीर्घ सुमन का जो प्रयोग किया है वो पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने सुंदर आंखों से प्रकृति की छटा को निहार रहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने तालाब की जो समानता है किसके साथ दिखाई है। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है, क्योंकि दर्पण आईने से की है, क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है, वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। दोनों ही पारदर्शी है क्योंकि तालाब भी और दर्पण भी, दोनों में ही क्या कहता है, व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई दे रहा था, इसीलिए कवि ने तालाब की समानता की है दर्पण के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता आवश्यक है, तभी हम अपनी आकांक्षाओं को पा सकेंगे। तो इस तरह पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे थे और इस बात को प्रतिबिंबित कर रहे थे कि हमें मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए।
तो इसका उत्तर होगा वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। यानी चारों ओर धुंध छा गया था, चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने सब अदृश्य हो जाते हैं। मतलब कोहरा जो छा जाता है उसके कारण ये सब दिख ही नहीं पाता है, तो लगता है सब अदृश्य हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों तरफ धुआं सा उठता लगता है। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर उच्च आकांक्षाओं से युक्त विशाल साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। तो इस तरह साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंस गए हैं, धंस गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर होगा झरने पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान कर रहे हैं। झरने जो हैं किसका गौरव गान कर रहे हैं? तो झरने पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। पूछा जा रहा है बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो बहते हुए झरनों की तुलना जो है कवि ने मोतियों की लड़ियों से की है, क्यों? मोतियों की लड़ियों से वो सुंदर लग रहे हैं बहते हुए झरने। अगला जो इसमें क्वेश्चन है बोल रहा है भाव स्पष्ट करने। यहाँ 3 दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें भाव स्पष्ट करना। तो पहला देखते हैं, पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव होगा वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार है कि ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। बादलों ने सारे पर्वत को ढक लिया है, पर्वत अब दिखाई नहीं दे रहे, पृथ्वी और आकाश एक हो गए हैं। तो ये इस लाइन का भाव है। अगला देखते हैं, अगला है यो जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस पंक्ति का आशय है कि चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अगला है गिरिवर के उड़ से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, यानी शांत आकाश में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इन पंक्तियों का आशय है कि कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ कर ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए यह प्रतिबिंबित करते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसमें उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन और एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आशय यही है कि वृक्ष भी जो है पर्वत के हृदय से उठ अपनी उच्चाकांक्षाओं को आकांक्षाओं को शांत आकाश की ओर देख रहे हैं और स्थिर दृष्टि से देखते हुए मतलब यह बताना चाहते हैं कि वे आकाश की ऊंचाई, आकाश जितनी ऊंचाई को छूना चाहते हैं। इसमें जो है उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आकांक्षाओं को पाने के लिए मन शांत और एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है और अटल कुछ चिंता पर, और वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। तो यही इसका क्वेश्चन आंसर था। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।